क्या माइक नहीं है क्या? मुझे खुशी है कि हमारी करीबी एक अनाउंसमेंट औपचारिक तौर पर पूरी हुई, जिसमें संत शिरोमणि रविदास जी का 5 एकड़ के अंदर कुरुक्षेत्र में जो भव्य स्मारक मंदिर बनना था, उसकी जल्दबाजी में नींव रखी जा रही। सभी साथी ये जानते हैं कि दिल्ली के रविदास जी के मंदिर के टूटने के बाद जननायक जनता पार्टी ने ये वादा किया था, और आज जो हमारा लास्ट बजट था उसमें इसकी घोषणा हुई, और आज दूसरी बार उसका भूमि पूजन किया जा रहा है। संगठन की जहाँ बात है, रैली के अंदर तो आप सब ने हर व्यू पॉइंट पर बात सुनी थी। मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा कि कल सभी जिला अध्यक्ष, सभी सेलों के अध्यक्षों से हमने चर्चा करी, और आज अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र लोकसभा के साथियों के साथ भी चर्चा करी, और अगले 4 दिन में बची 8 लोकसभा को भी हम कवर करेंगे, और आगे लोकसभा के अंदर पूरी तैयारी के साथ जैसे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आदेश देंगे पार्टी उतरने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि हर वर्कर के चेहरे पे वही जोश, वही रौनक है जो पार्टी फॉर्मेशन पे थी, विधानसभा चुनाव में थी या उसके बाद। और इनके सहयोग से पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ लोकसभा भी, विधानसभा भी जननायक जनता पार्टी लड़ने का काम करे। और मैं नई सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण है आज के दिन में, जो पिछले दिनों ओलावृष्टि हुई थी, उसकी हमने गिरदावरी की एक्सटेंशन करी थी 15 तारीख। आज शाम को गिरदावरी की रिपोर्ट सारे जिलों से आ जाएगी। मेरा नए मुख्यमंत्री से ये आग्रह है, क्योंकि महकमे तो अभी तक किसी को दिए नहीं, तो सारे उन्हीं के पास है, कि इमीडिएटली जैसे हम करते थे गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार, इमीडिएटली कोड ऑफ कंडक्ट से पहले जितने हमारे फार्मर्स को क्षति हुई थी, क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उनने रिपोर्टिंग करी थी, उनको मुआवजा अगले 20 घंटों के अंदर अंदर इशू करे, क्योंकि उम्मीद है कि कल 3 बजे इलेक्शन कमीशन की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आई है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। हमारा वो पीड़ित किसान जिसकी फसल को क्षति हुई, उसको फिर 2.5 महीने से ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ा। मैं आज ये आग्रह करता हूँ सरकार से कि वो तुरंत प्रभाव से जहाँ जहाँ ओलावृष्टि के और बारिश के करके फसल को नुकसान हुआ था, उन सभी फार्मर्स को कॉम्पनसेशन मुहैया कराने का काम करें। और ये भी आग्रह करूँगा, जो हमने प्रोजेक्ट्स चलाए थे उनको भी गति के साथ आगे ले जाने का काम करें, उन पे बंदिशें डालने का काम नई सरकार ना करे। मैं तो रैली में बोल लिया, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता मेरे को ज़रूरत है बोलने की। मेरा बड़ा अच्छा अनुभव 4.5 साल का रहा है। हमने कोई
इशू हो तो प्रदेश के हित के लिए फैसले लिए, कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई। और आज वो भी उस पद पे नहीं है, मैं भी उस पद पे नहीं हूँ। उम्र में भी वो मेरे से दुगने हैं, मैं 35 का हूँ, वो 70 के। और मेरे घर वालों ने इतने तो शिष्टाचार सिखाए हैं कि जब आपसी लड़ाई झगड़े ना हो तो अच्छे तरीके से ज़रूर धन्यवाद करना चाहिए। और मैं उनका धन्यवाद ही करके आया हूँ कि उनने 4.5 साल के अंदर बड़े अच्छे तरीके से इस अलायंस को चलाया था और बड़े अच्छे तरीके से इस अलायंस ने प्रदेश कैसे आगे बढ़े उसके अंदर बहुत निर्णय ली। अब चर्चाएं तो 4.5 साल से आप भी करते थे, टूटेगा टूटेगा, और मैं आपको कहता था जिस दिन टूटेगा आपको भी नहीं पता चलेगा। चर्चा करने वाले लोग तो इस प्रकार की भी चर्चा करते हैं कि हम मैदान में उतरेंगे, किसी एक को लाभ मिलेगा, किसी एक को नुकसान हो। राजनीति के अंदर लाभ किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये मैं और आप तय नहीं कर सकते, ये वोटर्स तय करते हैं। हमने जब पार्टी बनाई और लोकसभा में 7 सीटों पे उतरे तो 7 लाख वोट आए थे। विधानसभा में गए तो बढ़कर 15% हो गए। और उसके बाद हम अलग अलग चुनावों में उतरे, मिलकर उतरे, अलग निष्कर्ष आया। पर मुझे खुशी है, 2 लोकसभा के साथियों से मैंने चर्चा करी है। हम इस लोकसभा चुनाव को भी आगामी विधानसभा को मद्देनजर लड़ते हुए ही चुनाव को लड़ेंगे। अगर हमें हर सीट पे फोकस लड़ना पड़ेगा तो हर सीट पे फोकस लड़ेंगे। 9 विधानसभाओं से एक लोकसभा हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूट होती है। हमारे जो 90 भविष्य के उम्मीदवार हैं उनकी भूमिकाओं पर लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम अभी चर्चा चल रही है। 2 लोकसभा क्षेत्र के साथियों से चर्चा हुई है। बची हुई 8 लोकसभा को हम अगले 4 दिन में कवर करेंगे। उसके बाद पार्टी की पीएसी के आगे हम अपनी रिपोर्ट भी रख देंगे। जो निर्णय संगठन की लीडरशिप का होगा उसके ऊपर काम। इसका विवरण मैं आपको एक चीज बड़े अच्छे तरीके से कह सकता हूँ कि हमने जो आखिरी एनडीए की हमारी चर्चा की मीटिंग हुई थी उसमें भी ये विषय रखा था कि 5100 रुपया पेंशन कर दो। आपके 10 सिटिंग एमपी हैं, हम 10 के 10 सीटों पर आपका साथ देने को तैयार। हमारा एक इशू पूरे घोषणा पत्र का जो हम पूरा नहीं कर पाए, वो हमारी मांग थी, उसको हमने रखा। उस इशू के ऊपर विचार के लिए समय मांगा गया और सुबह मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि सीएम रिजाइन करते हैं तो पूरी कैबिनेट रिजाइन हो जाती है। मुख्यमंत्री जी ने रिजाइन किया, बीजेपी की बैठक हुई, सरकार वो पहले भी अकेले बना सकते थे, अब भी बनाई है। उस समय उनको हमारा सहयोग चाहिए था, उनने लिया। आज उनको लगा कि हम अपने दम पर बना सकते हैं, उन्हें बना ली। मेरे पास जो सुविधाएं थी विद इन आवर्स मैंने भी सारी रिटर्न कर दी। मैंने तो चीफ सेक्रेटरी को भी लिख के भेज दिया कि ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन मेरे को दे दी जाए। आज के दिन चौधरी देवीलाल जी के जीवन से एक चीज सीखे,
ये राजपाट किसी के बापोती नहीं, ये तो आते जाते की चीज है। मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो और मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा में भी सदस्य लेके आएंगे और लोकसभा के अंदर भी हरियाणा को गूंगा नहीं रहने देंगे। इस चुनावों के अंदर ऐसा नेतृत्व जरूर लोकसभा में जाएगा जो, जैसे मैंने 5 साल सांसद के बतौर कमेरे की आवाज बनकर लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई लड़ी। आपने कहा 4 साल बड़े अच्छे रहे, मुझे लगता है अच्छे रहे हैं तो विजन तो बड़ा क्लियर था, हरियाणा को आधुनिक बनाया। मैं तो खुशी के साथ कहता हूँ 20,000 किलोमीटर इतने छोटे प्रदेश में हम 4 साल में रोड नेटवर्क दुरुस्त कर पाए। 9,000 के टेंडर फ्लोटेड है, ये इसीलिए हो पाया, मेरा विजन अच्छा था। पहली चीज तो मैं आपको बोलूं, क्योंकि पार्टी की बैठक थी, विप 3 तरह का जारी हो सकता है, यस में वोट करे, नो में वोट करे, एब्सटेन करे। जब पार्टी को सूचना मिली उससे पहले सेशन की हमने पार्टी रैली तय कर रखी थी हिसार लोकसभा, तो हमने सबको कहा एब्सटेन करें। दूसरी चीज है, हमारे 10 के 10 मेंबर्स ने एब्सटेन किया। 5 लोग जो यहाँ मौजूद थे उनको जो कार्रवाई संगठनिक तौर पे होनी है वो सरदार निशांत सिंह जी करेंगे। विधानसभा के तौर पर, लीडर के तौर पर अगर वो विप का उल्लंघन करते तो मेरी जिम्मेवारी थी, मैं जाकर उनकी सदस्यता के ऊपर एक्शन लेता। विधानसभा लेवल पे कोई कार्रवाई नहीं है, पार्टी लेवल पे कार्रवाई होती है, विधानसभा लेवल पे नहीं होती। वोट से एब्सटेन करने के आदेश थे, वो एब्सटेन हुए। पार्टी ने जो कार्रवाई करनी है, और मैं तो देखो सच्ची खरी बात बोल दी, जो हमारे विचार के थे और जो हमारे साथ लंबे समय तक रहे वो आज भी खड़े। और आपने शायद मेरा इशारा विधानसभा सेशन के दौरान नहीं समझा, मैंने एक बात कही थी, मैं कहा मौसम आ गया, कहीं आएंगे कहीं जाएंगे, और ये चीज पूरे देश में आज के दिन हो। मैं क्यों अभी बजाऊं, आज भी सेशन होगा तो मेरे पास विप की ताकत है, पार्टी के आदेश अनुसार ही कार्रवाई होगी। देखो निशांत सिंह जी आपको इसके बारे में बेटर ब्रीफ कर पाएंगे क्योंकि स्टेट प्रेसिडेंट वो है। एक सेकंड, दूसरी चीज है, आज के दिन प्रदेश के अंदर या देश के अंदर विधायक संगठन से बनते हैं, संगठन विधायकों से नहीं बनता। और ये दौर हमारे परिवार ने 4 पीढ़ियों तक देखा है। यही पड़ोस वाला एमएलए हॉस्टल था, गयालाल जी पाइप से उतरे थे और भजनलाल जी के साथ सरकार में और विधायकों को लेके चले गए थे। हमने तो 4.5 साल मजबूती से प्रदेश के हित में काम किया, सरकार चलाई। अब कोई अपनी भावना, अपनी इच्छा से कोई राजनीतिक फैसला लेगा, मुझे नहीं लगता हम उसको रोक भी पाएंगे। मगर चलो हुड्डा साहब से ये बयान दिलवा दो कि मैं उनकी मदद कर दूं, क्या हुड्डा साहब कहेंगे मेरी मदद कर? आरोप लगाना बहुत आसान है। आज के दिन पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बनती है कि जनता की आवाज को उठाए, जनता की आवाज के ऊपर काम कर पाए। जननायक जनता पार्टी कोई बीजेपी या कांग्रेस या एनएलडी या लोजपा या बसपा या किसी और पार्टी के लिए नहीं बनी,
भूपेंद्र हुड्डा तो इसलिए सोचते हैं कि मैं रोहतक कैंडिडेट ना उतारूं, दीपेंद्र चुनाव जीत जाए। मुझे नहीं लगता हमारा एक कार्यकर्ता भी चाहेगा। मैं तो कल का देख रहा हूं घटनाक्रम, छोटे छोटे पार्टियों के नेता भी क्या बोल देते हैं कि ये प्लानिंग से अलग हुए। हमारा कोई मर्जर विले तो नहीं था बीजेपी में, अलायंस था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे था। आज भी उसका एक कहीं भी बात हम पूरी होती प्रदेश में देख रहे। और मैंने तो अंतिम बैठक में भी ये कहा कि 5100 बुढ़ापा पेंशन कर दो। कितना कितना पैसा लग जाता? 350-400 करोड़। क्या हरियाणा के बुजुर्गों के सम्मान के लिए मैं ये लड़ाई भी ना लड़ूं? उनने अपना सोच के निर्णय लिया, हम अपना सोच के निर्णय लेंगे। मुझे नहीं लगता कि मेरे पे कोई बंदिश है कि मैं कांग्रेस के उम्मीदवारों के आगे उम्मीदवार ना उतारूं या बीजेपी के उम्मीदवारों के आगे उम्मीदवार ना उतारूं। नहीं, उनने मेरे को अंतिम बैठक के बाद भी 5100 वाले इशू पर विचार कर रिवर्ट बैक करना था। और सुबह मनोहर लाल जी ने बैठक बुला ली, इस्तीफा दे दिया, तो ये क्लियर ही हो गया नई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का पार्ट जननायक जनता नहीं बनेगी। ये हमने बड़े क्लियरली बोल दिया। आपकी नॉलेज में था या आपको भी अचानक से पता चला ये सब? घटनाक्रम तो 1 साल से पता था। ये तो 1 साल अलग अलग इश्यूज पे आप लोगों तक तो हमने टसल नहीं आने दी, क्योंकि हरियाणा के हित में काम, ये हमारी प्राथमिकता। मैं अभी पवन को ये बात बोल के हटाओ, बाप को बोल देता हूं कि क्या मैं कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगू? क्या मैं आईएनएलडी के, बसपा के, अलोपा के, इनके पक्ष में वोट मांगू? हम अपने कैडर के दम पर अपनी पार्टी के नाम पर वोट मांगेंगे। मैं बीजेपी के साथ रहा हूं तो चीजें मनवाई है। जो चीज हमने जनता के लिए घोषणा करी थी, आज 3000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलता है, तो हमने कहा था आज के दिन महिलाओं को 50% हिस्सेदारी पंचायतों में, 33% डिपो में, 8% बीसी को। ये घोषणाएं हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा थी जो हम पूरी कर पाए। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी अलायंस करती है उसकी प्राथमिकता होती है कि उसका जो विजन था, जिसके साथ लोगों ने उनको चुन के भेजा, वो पूरी कराई जाए। वो हम करवा पाए। आप मेरे पुराने अलाय पार्टनर आज कांग्रेस के साथ चले गए। आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, दिल्ली में साथ लड़ रहे हैं। उनसे तो पूछो पंजाब में अलग क्यों लड़ रहे? पॉलिटिकल डिसीजन जब ही ले पाएंगे ना जब हमारे मेंबर तो चुन के जाए ऊपर। हमारा तो लक्ष्य ये है कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे मेंबर संख्या बल के साथ पहुंचे। पार्टी मेरी ड्यूटी लगाए, पार्टी रमेश खटक जी की ड्यूटी लगाए, पार्टी सेलवाल जी की ड्यूटी लगाए, पार्टी प्रीतम जी की ड्यूटी लगाए। जिसकी ड्यूटी लगाएगी, कोई एक साथी ऐसा नहीं है जो एक कदम भी पीछे हटे। आपके जो चाचा हैं वो बोल रहे हैं कि आप और आपके पिता जेल जाएंगे, ईडी, आईटी, सीबीआई आपके पीछे पड़ेगी। मुकदमा उन पे है, मेरे पे नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि सही हुआ कि टाइम मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है, मेरे ऊपर नहीं चल रहा। मुझे घबराने की जरूरत नहीं। पॉसिबिलिटीज तो राजनीतिक में कब क्या परिस्थिति बन जाए। Oh, they have completed a lot, my friend. Only one issue was not completed. That was 50 and 100 rupees old age pension.
मैंने तो धड़ल्ले से मनवाई है चीजें और मैं खुश हूं कि हरियाणा की जनता को जो वादा हम कर आए, अधिकतम वादा हम पूरा कर पाए। और मेरे साथ रिश्ते कोई 1 के 2 के 5 के नहीं है। मैं 5 साल एमपी रहा हूं, मेरे सारी पार्टीज के अंदर दोस्त हैं। ये पहले अभी मैं शुरू इससे कर चुका हूं क्योंकि अभी 8 लोकसभा को हम 4 दिन में कवर करेंगे, ये निर्णय उसके बाद। भाई उसका जवाब तो वो दे पाए। पॉलिटिकल डिसीजन होगा, ये पॉलिटिकल डिसीजन एनडीए के अंदर बीजेपी का होगा कि उनने इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर को हटा दिया, तो मैं तो काउंसिल में मिनिस्टर था, साथ ही गया। नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में हम क्लियर कर चुके थे, वी विल नॉट बी अ पार्ट। आज के दिन मुझे कोई लालच नहीं है 1 कोठी 2 गाड़ी की, 1 दफ्तर की। जिस दिन सीएम ने इस्तीफा दिया 5 मिनट बाद मैंने सारे स्टाफ को बुलाया, थैंक यू किया और कहा गाड़ियां जमा करा दी। आज के दिन कोठी है, खाली कर रहा हूं। जहां पहले पंचकूला रहता था वहां पेंट शुरू करा दिया, 15 दिन में शिफ्ट हो जाऊंगा। ऑल्टरनेट अकोमोडेशन मेरे को मिल जाती है, उसमें सामान शिफ्ट कर दूंगा। ये तो सरकार की दी चीजें सरकार के साथ जाती है और इनके लिए रोने की आदत मुझे नहीं लगता चौधरी देवीलाल जी में थी या उनके बाद हमारे तक किसी में। मैं एमपी का चुनाव हारा, 18 जनपद अगले दिन रंजन बहन को अलॉट हुई, उनको दे के आगे। आज भी उस घर में जाता हूँ, मेरे रिश्ते हैं उनके साथ, 5 साल मेरे साथ एमपी थी। मगर कभी मैंने उनको ये तो नहीं बोला कि 2 साल 3 साल, या कभी आपने ये सुना हो कि यहाँ मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया और मैंने बीजेपी को कहा 18 जनपद वापिस दे दो। आपको लगता है आपको मैंने कहा कि अभी अंबाला और कुरुक्षेत्र के कार्यकर्ताओं से हमने चर्चा करी, 8 लोकसभाओं के कार्यकर्ताओं से हम चर्चा करेंगे। चर्चा कर कर कौन कौन साथी हमें सूटेबल लगते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनको जिम्मेवारियां दे देंगे। जो कार्यकर्ताओं के विचार, वो विचारों को डॉक्टर साहब के और पीएसी के आगे हम ले जाएंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर निर्णय करेंगे, सब पे लड़ने का, किसी पे नहीं लड़ने का, या फोकस सीट्स लड़ने का, फिर वो तो उसके बाद की बात है। तब तो मैं भी ऑपोजिशन में हूँ। नए चीफ मिनिस्टर है, शुभकामनाएं। अब मैं भी चेक किया करूँगा। मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। मेरे से दुगनी उम्र के वो थे। आप दोनों लड़ लो, किसकी बात कर रहे? मेरे से दुगनी उम्र के थे और मेरा 4.5 साल का अनुभव उनके साथ बेहद अच्छा रहा। जरूर हमारे मन मुटाव इश्यूज पे, पॉलिसीज पे आए, मगर हमने प्रदेश हित प्राथमिक रहे, इसको सोचते हुए कदम उठाए। और कभी भी मुझे नहीं लगता कि कैबिनेट में मैंने कोई फाइल फेंकी या आपकी कलम को कहीं जगह दी कि हमारे बीच में कुछ ऐसा है जिससे स्टेबिलिटी नहीं। उनने समय समय पर मुझको लगता है कि अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर कुछ ना कुछ सिखाया होगा जो आने वाले भविष्य में काम आए। और मैं भी मानता हूँ 4.5 साल जिस पद पर मैं रहा हूँ, उस पद की गोपनीयता को भी, गरिमा को भी मैंने भी बहुत अच्छी तरह निभाया। ये तो आप बीजेपी में पूछो। आप अलायंस का हिस्सा रहे, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मेरे लगने ना लगने से उनके हटने का क्या मतलब?
ये तो उनके संगठन का निर्णय होगा कि उनको रिप्लेस क्यों किया है। सर नए सीएम का ओबीसी कार्ड को एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, आप नए बड़ा लिमिटेड टाइम है। मैं मानता हूँ कि 2 दिन में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, 2.5 महीने कोड ऑफ कंडक्ट के रहेंगे, 2 महीने उसके बाद गवर्नेंस के रहेंगे, और इतने में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। ये तो हमारे पड़ोस वालों ने भी देखा था शॉर्ट टर्म में क्या हालात हुई थी और क्या परिस्थितियां बनी थी। मैं तो ये मानता हूं जो उनको जिम्मेवारी दी है, जिस तरीके से हमने प्रदेश चला है, वो उसको आगे लेकर बढ़े। मैं शुभकामनाएं। मैं मेरे बाद क्योंकि बैठक चल रही है, ये तो प्रीतम जी और बता देंगे बाद में कि इस मंदिर के जितने लोग थे जिनने शुरू में इसकी मांग करी थी, उनने भी बैठक करी थी, मगर आज किस हड़बड़ाहट में इसको वहाँ पर प्रस्तावित किया है, मगर हुआ है, मुझे खुशी है। और मैं पूरे समाज को शुभकामनाएं देता हूँ कि देश का सबसे बड़ा रविदास मंदिर 5 एकड़ के अंदर उमरी गांव में हमने जो पंचायत से प्रस्ताव किया था, आज उसकी नींव रखी गई है और जल्द निर्माण भी शुरू है। ना कहूं, मेरे संगठन का विषय नहीं है तो बेहतर है। अच्छा ये बताएं, जैसे आपने बताया कि 4.5 साल सरकार परिश्रम करी, आपने प्रदेश में कार्य करवाए, ये भी ऑल ऑफ सडन ये झटका मतलब कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा? आप लोग, मैंने यहाँ करी हो, सेक्रेटरिएट करी हो, हरियाणा निवास करी हो, मेरे ख्याल से हर पीसी का क्वेश्चन ये रहता था कि कब टूटेगा कब टूटेगा। ये झटका मुझे नहीं, आप लोगों को लगा। ये तो आप लोगों के लिए झटका था कि पता नहीं चला और सुबह सुबह इतना बड़ा बदलाव हो गया। मैं तो मानसिक तौर पर पहले दिन से तैयार था, और कब तक चलेगा और कितना चलेगा ये अलायंस, आप एक बार राकेश जी मेरी सुनिए, ये अलायंस के अंदर ना 1 स्टेट 2 स्टेट 5 स्टेट नहीं, पैन इंडिया है। पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, पार्टी कौन सी पहले लेगी और किस परिस्थिति में लेगी, ये उस पर निर्भर करता है। यही पंजाब की असेंबली है, आम आदमी और कांग्रेस के विधायक किस गिरे हुए लेवल पर डिबेट्स कर रहे हैं, और वही हाथ मिला के दिल्ली हरियाणा नहीं लड़ रहे। हम शायद उस लेवल पे तो नहीं गिरे। हरियाणा में अभी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि का एक लेवल है, और मुझे लगता है मैं 35 का हूँ, मेरे जीवन काल में तो उसको गिरने नहीं दूँ, या मैं तो उसको नहीं घेरूंगा। कोई और घेर दे वो उसकी किस्मत। तेरे को कर लेता भाई फॉलो। सर आपके चाचा कह रहे हैं कि सही हुआ कि टाइम रहते हो आपसे अलग हो गए, उन्हें अगर आज आप लोग साथ में होते तो आपके साथ वो भी पिस जाते। अब इसका मैं क्या जवाब दूं? मेरे साथ तो वो कभी आए नहीं, हमें तो काटा था। हमने अपनी शुरुआत करी और बड़े अच्छे तरीके से हरियाणा के हित के लिए हमने कदम उठाए हैं। ना हम पिसे और ना हमने पिसना। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू कर दिया है, जुलाई महीने में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसकी रेगुलर हेयरिंग करेगा, और जैसे ही उसका निर्णय आएगा वो प्रदेश के युवाओं के लिए हम लागू करेंगे। वो तो एक्ट बन चुका है, इन फोर्स है, क्योंकि हाई कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जहां गवर्नमेंट की तरफ से पिटीशन है, मैं भी अपनी तरफ से अब वकील की इन्वॉल्वमेंट जरूर रखूंगा, क्योंकि वो मेरा सपना है और उसको पूरा करने का काम है। देखो, कोई भी होगा 2029 के चुनाव में ही लागू हो पाए।
और बहुत लंबी रिपोर्ट है। मुझे नहीं लगता आप लोगों को या मुझे भी समय मिला होगा कि ये रिपोर्ट पढ़ ले। मैं इसका आज भी पक्षधर हूँ कि देश में एक समय पर चुनाव हो, उससे दोनों तरफ गवर्नमेंट मशीनरी का भी, इलेक्शन कमीशन का भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी बहुत ज़्यादा जो खर्चा होता है वो समाप्त हो। इलेक्ट्रल बोर्ड की एक लिस्ट अपलोड हुई है, ना तो किसने किस पार्टी को वो दिया है बॉन्ड, उसका कोई डाटा अभी तक हम देख पाए हैं। मुझे लगता है जितना निष्कर्ष मैं देख पाया हूँ उसमें जेजेपी नहीं। 4.5 साल राज में रहा हूँ, बट मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी का नाम इलेक्ट्रल बॉन्ड। थैंक यू।